हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस लेसन में बात करेंगे। अभी 63rd मेंस का एग्जाम हुआ है। मेंस का एग्जाम में ज्योग्राफी ऑप्शन से संबंधित किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ये आपको 64th जो मेंस होने वाला है, जो कि उम्मीद किया जा रहा है मई जून में होगा, तो उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। पैटर्न बिल्कुल फॉलो किया गया है जो पहले का था। 60-62 का जो मेंस का पैटर्न था, 63rd का मेंस का पैटर्न लगभग वही रहेगा, वही रहा था। अगर देखेंगे तो मैं ज्योग्राफी ऑप्शन से संबंधित मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट बताया था। अगर देखेंगे तो 90% क्वेश्चन जो है उन्हीं सारे टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो जो है वो वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल था। जो 63rd का मेंस का तैयारी करने से पहले उसको देखे होंगे तो उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन 90% क्वेश्चन यानी आप 6 क्वेश्चन बहुत आसानी से आप वहां से बना सकते थे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले तो समझते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है किस प्रकार का है। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए सभी ऑप्शनल के लिए जानते हैं 300 नंबर होता है, 300 नंबर का क्वेश्चन होता है। टोटल आपके लिए 180 मिनट अलॉट किया जाएगा। ठीक है, 180 मिनट मतलब 3 घंटा हो गया। इस 3 घंटा में आपको टोटल 6 क्वेश्चन को बनाना है। 6 क्वेश्चन को बनाना है, इसका मतलब है कि सभी क्वेश्चन का जो वैल्यू होगा वो 50 नंबर का होगा। 50 नंबर पर क्वेश्चन का हो गया। कुछ क्वेश्चन में ए बी है तो उसको 25-25 करके उसको डिवाइड कर दिया गया, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको 50 नंबर का क्वेश्चन एक है। टोटल 6 क्वेश्चन बनाना है। 3 क्वेश्चन बनाना है आपको सेक्शन 1 से और 3 क्वेश्चन बनाना है सेक्शन 2 से। सेक्शन 1 में क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी और उसके साथ साथ है ह्यूमन ज्योग्राफी, और सेक्शन 2 में है वो है पूरी तरह से इंडियन ज्योग्राफी और फिर उसके साथ साथ है बिहार ज्योग्राफी। तो इस प्रकार टोटल 6 क्वेश्चन के बनाना है। तो आज जो हम लोग इसमें देखेंगे वो देखेंगे जो शुरू का जो 6 क्वेश्चन था, जो कि 6 में से 3 क्वेश्चन बनाना था, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन किस प्रकार का रहा था। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी के संबंधित क्वेश्चंस को। तो पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो है डिस्कस द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कास्ट टोपोग्राफी विथ एसोसिएटेड फीचर्स। मतलब संबंधित आयामों के साथ कास्ट भू आकृति के निर्माण की अपेक्षित स्थितियों का विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे कास्ट जो भू आकृति है उसके निर्माण के लिए कौन कौन से कंडीशंस है उस पर जोर देने की बात किया जाए तो उस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भू आकृति के निर्माण के लिए अपेक्षित स्थितियों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको इसका आंसर की आप शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको कास्ट टोपोग्राफी को आपको समझाना होगा। कास्ट टोपोग्राफी होता क्या है। तो मतलब कास्ट टोपोग्राफी एक ऐसा टोपोग्राफी, ऐसा लैंडफॉर्म होता है जो कि वैसे एरिया में पाया जाता है जहाँ पे सोल्यूबल रॉक्स होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन जिसको हम लोग कहते हैं चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया। जिस एरिया में जिप्सन है वैसे एरिया में जब रिवर वाटर क्रॉस करता है, कोई भी वाटर सोर्स पार करता है, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप का टोपोग्राफी बनता है, उसी को कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। तो एक सिंपल लाइन में इसको आप कास्ट टोपोग्राफी का मतलब आप इसको समझा सकते हैं। उसके बाद में आप इसको सीधे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे कि रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ कास्ट टोपोग्राफी। मतलब क्या क्या कंडीशन, मुख्य क्या क्या कंडीशन हो सकता है कास्ट टोपोग्राफी के लिए। तो इसके लिए कंडीशन अगर लिखेंगे तो सबसे पहला कंडीशन तो यही है कि जो रॉक हो उस एरिया का वो सोल्यूबल रॉक है, मतलब ऐसा रॉक हो जो कि पानी के साथ घुल मिल जाए। यानी केमिकल वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग का मतलब समझ सकते हैं कि कोई भी वाटर सोर्स अगर वहां से पार करता है तो उसके साथ वाटर के साथ वो रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद में वो उसके साथ घुल जाता है और उसके साथ फिर बह जाता है। तो एक अलग ढंग का टोपोग्राफी, एक अलग ढंग का लैंडफॉर्म निर्माण होता है, उसी को कहते हैं हम लोग कास्ट टोपोग्राफी। तो पहला कंडीशन है कि ऐसा रॉक होना चाहिए। कैसा रॉक होना चाहिए, सोल्यूबल, जो कि घुल सके पानी में, यानी केमिकल वेदरिंग हो। तो कौन सा रंग, उसको हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं लाइमस्टोन, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, ये सारी को एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरा है कि जो रॉक है वो ग्राउंड सरफेस से जुड़ा हुआ है, मतलब शुड क्लोज टू ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस के नजदीक होना चाहिए। तीसरा जो कंडीशन देखे हुआ है कि रिलीफ होना चाहिए। रिलीफ का मतलब एक स्लोप होना चाहिए, एक ढाल होना चाहिए, तभी तो वो पानी जो है पार करेगा और उसके साथ साथ वेदरिंग होगा, अलग अलग ढंग का यहाँ पे इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएगा। तीसरा जो है इस एरिया में जो है मॉडरेट रेनफॉल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी नहीं। बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा तो सारी चीज़ों को घुला के लेके चला जाएगा। तो मॉडरेट होना चाहिए, मॉडरेट टू हेवी कर सकते हैं रेनफॉल, लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी नहीं। तो ये कंडीशन है तीसरा, यानी रेनफॉल के कंडीशन आप दे सकते हैं। चौथा जो कंडीशन दे सकते हैं वो है कि जो वहाँ का जो रॉक सिस्टम है वो ज्वाइंट हो, बहुत पतला, एक लेयर वाइज बसा हो, थिनली बेडेड हो, लेयर वाइज हो।
वहाँ का स्ट्राटा जो कहते हैं, लेयर कहते हैं, वो पतला पतला हो। तीसरा जो और जो नेक्स्ट कंडीशन देखिए हो कि उस एरिया का जो रॉक हो वो काफ़ी डेंस हो। फिर है कि वहाँ पर जो वाटर सोर्स एक होना चाहिए जो कि पेरेनियल वाटर सोर्स हो, मतलब एक ऐसा वाटर सोर्स जो कि हमेशा उससे बहता जाए। तो ये सब बेसिक कंडीशंस है जिसको आप अपनी भाषा में एलोबरेट करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको जब एसेंशियल कंडीशन दे दिए, इस पे आपको मेन हाईलाइट रहेगा क्वेश्चन का डिमांड। उसके साथ यहाँ पे लिखा अपेक्षित स्थितियों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे अगर स्थिति में हम लोग इसको कुछ लैंडफॉर्म का नाम भी दे दीजिए, इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। जैसे इरोजनल में हो गया सिंक होल, स्वेलो होल, कास्ट विंडो, ब्रिज, उवाला, डोलाइन, ये सब जो है इरोजनल में डाल दें। डिपोजिशनल में 3 गो जो होता है, स्टेक्लेक्साइट, स्टैलेग्माइट और फिर कॉलम। तो ये 3 गो लैंडफॉर्म देख के आप आगे निकल सकते हैं। तो इतना से आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट, क्योंकि क्वेश्चन आपका 50 नंबर का है। तो अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ एसेंशियल कंडीशन देख के आप क्वेश्चन को आगे बढ़ें, तो यहाँ पे नहीं, आपको थोड़ा सा डिटेल में कास्ट टोपोग्राफी का मतलब समझाना होगा। उसके बाद में एसेंशियल कंडीशन क्या है, यानी कास्ट से फुल क्वेश्चन आप इसको लिख सकते हैं। तो एसेंशियल कंडीशन के साथ साथ उसके बाद में आप बताएं इसका कुछ लैंडफॉर्म्स का एग्जाम्पल देता कि आपको जो है ना आंसर जो है थोड़ा सॉलिड लगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा है मेक ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन। अब यहाँ पे ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन मतलब उष्ण कटिबंध और समशीतोष्ण जो चक्रवात है उसका उद्भव कैसे होता है, मतलब कैसे ये राइज होता है, उद्भव विकास कैसे होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण हैं, और उसके बाद में इसका इफेक्ट पड़ता है। तो उन चारों चीज़ों में, जैसे कि पहला उद्भव में आप तुलना कर लीजिए ओरिजिन में। दूसरा है इसका लक्षण, इसका किस प्रकार का कैरेक्टर है वो देख लीजिए। तीसरा है इसका प्रभाव, और यहाँ पे एक और डेवलपमेंट था, विकास, कैसे ये साइक्लोन आगे बढ़ता है। तो इसके लिए ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए इसको जब आप शुरुआत करेंगे तो ट्रॉपिकल का ओरिजिन पहले तुलना करिएगा। ओरिजिन में हो गया, ट्रॉपिकल का जो ओरिजिन होता है वो होता है थर्मल, यानी उष्णकटिबंधीय का जो ओरिजिन होता है थर्मल, मतलब वहाँ पे गर्म होके, ज़्यादा उस एरिया में गर्म होके फिर हवा ऊपर उठती है और वहाँ पे साइक्लोन का निर्माण करता है। दूसरा जो कंडीशन जो हो गया टेम्परेट का हो गया डायनामिक मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं वार्म एयर जो हो जाता है, वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास आपस में कोलाइड करते हैं, एक डायनामिक टाइप से वहाँ पे निर्माण करते हैं। तो वो ओरिजिन हो गया। उसी तरह से आप देखेंगे फॉर्मेशन कैसे हो गया, ट्रॉपिकल सी में होता है, टेम्परेट जो होता है सी एरिया में भी होता है और लैंड एरिया में भी होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स आप उसको बता सकते हैं कि इसका किस प्रकार का होता है साइक्लोन, उसका फीचर्स गिना दीजिए। उसके बाद में इसका इम्पैक्ट दिखा दीजिए कि इसका वेदर पे, क्लाइमेट पे किस प्रकार का असर होता है। उन सारी चीज़ों को आप लिखेंगे। यहाँ पे आप आंसर लिखते समय ध्यान देंगे कि पहले आप उद्भव में कंपेयर कर देंगे दोनों का, उसके बाद में डेवलपमेंट में कैसे दोनों का डेवलपमेंट हुआ है, और फिर लक्षण में आप उसको देखेंगे कि कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टेम्परेट का और उसके साथ साथ हमारा जो ट्रॉपिकल हो गया है दोनों। उसके बाद में देखेंगे कि इससे इसका प्रभाव किस प्रकार का हुआ। तो इस तरह से अगर लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये आपको 25 नंबर का है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपका पेज ले लेगा और बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन डिमांड करा उसी को सिर्फ दे, अब बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको जाने की जरूरत नहीं, 25 नंबर का क्वेश्चन है। अगला देखिए कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ सैलिनिटी। अब लवणता से संबंधित मैं बताया था कि लवणता काफ़ी महत्वपूर्ण है इस बार के लिए। तो लवणता से संबंधित क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि क्या होता है, पहला तो है टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन, डेंसिटी, ये सब होता है रिस्पॉन्सिबल, और उसके साथ साथ कौन सा रिवर का सोर्स वहाँ पे जाके मिल रहा है। तो ये सारे जो है वहाँ किसी भी एरिया की सैलिनिटी को अफेक्ट करते हैं, या फिर वेपराइजेशन, ये सारी चीज़ों को अगर लिखते हैं तो ये सारे कंट्रोलिंग फैक्टर्स है। 5 6 7 जो है कंट्रोलिंग फैक्टर्स, उसको आप गिना दीजिए। उसके बाद में आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताइए कैसे हुआ है। हॉरिजॉन्टल मतलब इसको आप बताइए कि कैसे इस लेयर में होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर कैसे उसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यानी समानांतर और ऊर्ध्व वितरण, ये आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा, कोई भी किताब पढ़ेंगे तो सैलिनिटी आपको मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, तो इसको आप लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन था डिस्कस द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ। मतलब यहाँ पे कोरल रीफ जो है मैं बोला था, जो मैं यूट्यूब पर जो डाला था वीडियो, जो हॉट टॉपिक्स, तो कोरल रीफ इंपॉर्टेंट था। कोरल रीफ मूंग चट्टान का वृद्धि के लिए, यहाँ पे कोरल रीफ से फुल क्वेश्चन हो गया। मतलब कोरल रीफ का कैसे निर्माण होता है, उसके लिए क्या क्या परिस्थितियां हैं, अनुकूल परिस्थितियां, और फिर कोरल ब्लीचिंग मतलब कैसे कोरल नष्ट हो रहा है, मतलब मूंगा जो है वो विरंगीकरण, उसका कलर चेंज हो रहा है, मतलब फेंट हो रहा है। तो क्यों, क्या उसके कारण है, उन सारे कारणों पर प्रकाश डालते हुए आपको 25 नंबर का ये क्वेश्चन था। अब हम लोग अगला देखते हैं। बी में था उसी का एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ टेम्परेट बायोम, टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम।
अब यहाँ पे बायोम से भी एक संबंधित क्वेश्चन, मैंने बोला था कि बायोम से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा इस बार, बहुत ज़्यादा चांस है। तो समशीतोष्ण घास का मैदान, उसके लिए परिस्थितिक पहलू क्या है, किस प्रकार का वहाँ पे कंडीशंस है, और किस प्रकार के कंडीशन से किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं वहाँ पे, किस प्रकार के प्लांट्स हैं उस घास के मैदान में। तो समशीतोष्ण घास के मैदान के नाम लेते हुए आपको जो है बायोम एरिया को आप इसको मैप पे भी डिफाइन कर सकते हैं, मैप पे डिफाइन करते हुए आप इसको लिख सकते हैं। इसका जो सॉल्यूशन तो खैर मुश्किल है, लेकिन इसको मैं सारे टॉपिक को एक एक करके मैं सारा कवर कर लूंगा। ज्योग्राफी जब ऑप्शनल हम लोग जब स्टार्ट करेंगे, जो कि 2-4 दिन में मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक एक करके टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा सारा टॉपिक खत्म करने के लिए, तो उसमें मैं ये सब चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। तो ये हो गया, अभी 25 नंबर का क्वेश्चन था। चौथा देखें, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। मैं बहुत इस बार जोर दिया था कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इस बार क्वेश्चन पूछेगा और फुल क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन पूछा था क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन यानी मात्रात्मक क्रांति। तो मात्रात्मक क्रांति का यहाँ पे क्या पूछा है, वैज्ञानिक विकास, किस प्रकार साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है और इसका प्रभाव किस प्रकार रहा है। इन सारी चीज़ों पे एक हम लोग लेसन बनाएंगे जिसमें कि पूरा, क्योंकि ये छोटा टॉपिक नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। तो इसमें आप देखेंगे कि 50-60 के दशक में हुआ था। बर्टन जो है इसको नाम दिया था क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। 1949 में एक इंटरनेशनल कांग्रेस, इंटरनेशनल सोसाइटी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में हुआ था, जो कि इसके मैटर पे लुक इनटू द मैटर हुआ था। मतलब इस मैटर पे देखा जाए कि कैसे ज्योग्राफी जो है वो धीरे धीरे वो स्टडी जो है वो नहीं हो रहा, मतलब धीरे धीरे जो ज्योग्राफी जो है वो आउटडेटेड सब्जेक्ट बनती जा रहा है, तो इसको कैसे साइंटिफिक इसमें ऐड किया जाए। तो उन सारी चीज़ों को अगर देखेंगे तो इसको आप 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल, साइबरनेटिक्स, और उसके साथ साथ फिजिकल साइंस इस पर कैसे इस्तेमाल किया गया है और फिर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, उन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन देखें, 5वां था एनालाइज द प्रेजेंट फैक्टर्स ऑफ एक्सटर्नल माइग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए माइग्रेशन की बात किया जा रहा है, मतलब एक देश से दूसरे, अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन की बात किया जा रहा है, एक देश से दूसरे देश जो माइग्रेट करते हैं। तो उसके लिए जो फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स होते हैं किसी माइग्रेशन के लिए, पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर जो कि वहाँ पे अट्रैक्ट करता है, और पुल फैक्टर कि मतलब यहाँ से पलायन करवाता है। तो ये 2 फैक्टर जो होते हैं, आप इसको कैटेगराइज करके दोनों फैक्टर्स को आप लिख सकते हैं अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है वही फैक्टर्स, उसको एनालाइज करना है। उसके बाद में आपको सुटेबल एग्जाम्पल भी देना है अभी के पर्सपेक्ट में। आप देख सकते हैं जैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप रोहिंग्या वाला दे सकते हैं, वहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका क्या कारण है। तो उसमें एक पुल फैक्टर वहाँ पे काम कर रहा है, उन लोग कहाँ बस रहे हैं, तो जहाँ पे बस रहे हैं वहाँ पे पुश फैक्टर काम कर रहा है। तो इस चीज़ों को आप लिख सकते हैं, यानी पूरा आप जो है इंटरनेशनल माइग्रेशन के फैक्टर्स को आप संभाल के लिख सकते हैं एग्जाम्पल देते हुए। बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला जो देखिए उसमें सेक्शन बी, मतलब 5 का बी में देखें, एनालाइज द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द थर्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें तो सबसे पहले आपको समझना होगा थर्ड वर्ल्ड है क्या ऑर्गेनाइजेशन, यानी तीसरी दुनिया के नगरीकरण से जुड़ी समस्याओं का उदाहरण के साथ विश्लेषण कीजिए। पहली बात है थर्ड वर्ल्ड का मतलब समझना होगा। थर्ड वर्ल्ड में क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड क्या हो गया, सेकंड वर्ल्ड क्या हो गया। तो इसको अगर हम लोग एक सिंपल कंसेप्ट में समझें तो थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है डेवलपिंग कंट्रीज को, डेवलपिंग नेशंस को। अब ये जो कंसेप्ट डेवलप हुआ था कब हुआ था, ये कोल्ड वार हुआ था। कोल्ड वार कब हुआ था, जब सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, उसके बाद में कुछ लोग जो हैं अमेरिका के सपोर्ट में आ गए और कुछ लोग रूस के सपोर्ट में आ गए। तो ये दोनों के बीच में जो है वो एक कोल्ड वार स्टार्ट हो गया। अब इसी में जो पहला जो वर्ल्ड हो गया जिसको फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं, उसको कहते हैं जो कि नाटो की तरफ अट्रैक्टेड था, ठीक है। और दूसरा जो वर्ल्ड हो गया वो हो गया सोवियत रूस की तरफ। तो फर्स्ट वर्ल्ड हो गया जो कि नाटो अमेरिका की तरफ अट्रैक्ट हो गया जो वर्ल्ड, वो हो गया। सेकंड वर्ल्ड जो रूस के सपोर्ट में आ गया वो हो गया सेकंड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड हो गया जो कि किसी के सपोर्ट में नहीं आया था, मतलब ना तो यूएसए के साथ ठहरा और ना ही वो नाटो के साथ, ना तो यूएसए के साथ ठहरा और ना ही सोवियत यूनियन के साथ ठहरा। वैसे कंट्रीज को थर्ड वर्ल्ड कहते हैं। और थर्ड वर्ल्ड में क्या हो जाता है, डेवलपिंग नेशन हो गया या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी होते हैं, जिसमें कि बहुत सारे पुअर और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं। मोस्टली जो आते हैं वो आते हैं एशिया और अफ्रीका के देश। क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा था कि एशिया अफ्रीका, सिंपल यही कहना चाह रहा था कि डेवलपिंग नेशन या अंडर डेवलप्ड नेशन में शहरीकरण का प्रक्रिया किस प्रकार का है, वहाँ पे शहरीकरण से संबंधित किस किस प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आपको एनालाइज करना था। छठा क्वेश्चन देखें, और इसका हम लोग इस लेसन का हम लोग लास्ट देखते हैं कि डिस्कस द नेचर ऑफ इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट। अब इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट किस मामले में, फ्रंटियर, बाउंड्री और बफर जोन, मतलब सीमांत, सीमा और बफर क्षेत्र के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के स्वरूप की चर्चा कीजिए। अब यहाँ पे
अंतर्राष्ट्रीय विवाद का तो चर्चा करना ही है, लेकिन यहाँ पे 3 कंडीशन में चर्चा करना है। सीमांत, सीमांत जिसको कहते हैं हम लोग फ्रंटियर। दूसरा हो गया फ्रंटियर, हो गया सीमांत, और फिर हो गया बाउंड्रीज, सीमा, और तीसरा हो गया बफर जोन। इसको मीनिंग पहले समझना होगा ज्योग्राफिकल टर्म्स में। फ्रंटियर किसको कहते हैं? फ्रंटियर मतलब कोई ऐसा 2 देश हो, कोई ऐसा कंट्रीज हो जो कि एक लाइन के द्वारा नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर एरिया के द्वारा डिफाइन किया जाए। मतलब देखा जाए तो नॉर्थ फ्रंटियर मतलब हो जाता है कि चलो बीच में हिमालय आ गया, उसके सेकंड साइड दूसरा देश है, उसके जो इस साइड है दूसरा देश है। तो यहाँ पे एक फ्रंटियर का निर्माण होता है। फ्रंटियर मतलब एक लाइन नहीं होता, एक डिफाइंड लाइन नहीं होता, बल्कि कुछ एक क्षेत्र होता है जो कि उस क्षेत्र के उस पार दूसरा देश हो गया और इस पार दूसरा देश हो गया। मीन्स इट्स सेपरेटेड बाई एरियाज नॉट बाई लाइन। और ये सिर्फ लाइन नहीं, उसके आसपास के एरिया को भी इंक्लूड किया जाता है फ्रंटियर में। बाउंड्रीज की बात करें तो बाउंड्री हम लोग सभी जानते हैं, बाउंड्री एक सीमा और डिफाइंड बाउंड्री होता है जो कि उस देश की संप्रभुता को रक्षा करता है कि नहीं ये मेरा लाइन है, इस लाइन के पार अगर आपका कोई इंटरफेरेंस होता है तो उसको पेनाल्टी देना होगा, मतलब उसको सजा भुगतना होगा। मतलब उसी तरह से मैं भी उस लाइन को क्रॉस नहीं करूंगा। मतलब प्रॉपर एक वेल डिफाइंड लाइन होता है। इस चीज को आप समझ गए। एक होता है बफर जोन। बफर जोन हो गया कि मतलब 2 स्ट्रॉन्ग नेशंस है, 2 मजबूत देश है, उसके बीच में एक सैंडविच, एक तीसरा एक ऐसा देश है जो कि कमजोर है, छोटा है, वैसा एरिया है जो कि इसी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हो पाता है। मतलब एक ऐसा एरिया है जो कि सैंडविच है 2 या 2 से ज्यादा नेशन के बीच में। इसका बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं कि भूटान हो गया, उसके अलावा आप कह सकते हैं कि तिब्बत हो गया। ये सब क्या हो गया? ये सब जो है बफर जोन है। मतलब भूटान बीच में हो जाता है, उस साइड चाइना हो गया, इस साइड इंडिया हो गया। उसी तरह से तिब्बत के मामले में कहें तो तिब्बत भी एक बफर जोन में पहले आता था, अभी तो तिब्बत को चाइना अपने कंट्रोल में किया है। उसका बी क्वेश्चन में देखें, एक्सप्लेन द ग्लोबल इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे बताना है कि आर्थिक विकास के वैश्विक सूचकांक की व्याख्या कीजिए और विकास के वैश्विक प्रारूपों का विश्लेषण कीजिए। मतलब यहाँ पे पहले तो इंडिकेटर्स बताना है, कौन कौन सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर है, कौन कौन सा होता है। सबसे पहला देखते हैं पर कैपिटा इनकम, उसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि कितना डेवलप किया। वहाँ का जीडीपी देखा जाता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट देखा जाता है, वहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखा जाता है, वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों के आधार पर जो ये सब बेसिक इंडिकेटर्स हो गए जो कि ग्लोबल इंडिकेटर्स है। तो ग्लोबल इंडिकेटर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन सारे इंडिकेटर्स को आपको समझाना था। उसके बाद में दिखलाना था वर्ल्ड पैटर्न डेवलपमेंट का किस प्रकार है। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में किस प्रकार का वहाँ पे सोर्स है, वहाँ पे समस्या है, उसी तरह डेवलप्ड कंट्रीज में किस प्रकार का प्रॉब्लम है और किस प्रकार का वहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो सकता है, किस प्रकार का वहाँ माहौल है। तो यहाँ पे कंपेयर करना है। वर्ल्ड पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट को आप 2 भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड और डेवलप्ड वर्ल्ड का वहाँ पे किस प्रकार का डेवलपमेंट का पैटर्न है इन सारी कंडीशंस पे। पर कैपिटा इनकम में डेवलपिंग कंट्रीज का क्या हालत है, डेवलप्ड का इंडस्ट्री में किस प्रकार है, एग्रीकल्चर में किस प्रकार है, क्या क्या वहाँ प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, इन सारी चीज़ों को आप लिखते हुए आप इसको लिख सकते हैं। तो टोटल जो है हम लोग अभी जो है 6 क्वेश्चन को डिस्कस किए, और इसके बारे में हम लोग जो है पूरा डिटेल में हम लोग जब हम लोग इसका ज्योग्राफी स्टडी करेंगे जो कि बहुत जल्दी स्टडी करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग पूरा एक एक करके हम लोग आंसर लिखने का देखेंगे, कैसे इसको आंसर लिखेंगे। तो ये था आज का ये लेसन का ज्योग्राफी ऑप्शनल का। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।